हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन आपके जेआईबी एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस्ड एंड बेस्ड है। और ये प्रीवियस ईयर जो आपका प्रीवियस पेपर रहा है मई 2025 में, उस पर आधारित सेशन। यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछे गए आपके आरबीडब्ल्यू पेपर 4 में, उस पर बेस्ड नए क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चन दोनों को डिस्कस करें। बहुत ही अच्छा सेशन है, इसको वॉच करिए। क्वेश्चंस के लेवल्स के बारे में आपको जानकारी पता चलेगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की शुरुआत करते हैं। आज हम फोर्थ सेशन डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज का, और हमारी पूरी टीम आपके लिए पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ला रही है। आपका एग्जाम जो है वो 16 नवंबर को शेड्यूल है, 16 नवंबर को। और ये 4 मॉड्यूल हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन आरबीडब्ल्यू इज मॉड्यूल बी। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको स्किप कर देंगे। बाकी सब में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको कवर करके आप आसानी से 50+ स्कोर कर सकते हैं। और बी मॉड्यूल इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने बी मॉड्यूल पढ़ रखा है और बाकी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो आप सिक्योर कर सकते हैं डेफिनेटली 50+। हमारा टारगेट 60+ का साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ बोरोवर हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अ बैंक फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। समझिएगा, बोरोवर जो है, इसके द्वारा केस फाइल किया गया है डीआरटी में, इससे संबंधित डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। ठीक है। द बैंक अप्रोचेस द डीआरटी। बैंक डीआरटी को अप्रोच करता है सीकिंग रिकवरी ऑफ ड्यूज। क्वेश्चन, कैन द डीआरटी हियर द बोरोवर्स क्लेम फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या डीआरटी में डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित केसेस को सुना जा सकता है। पहला क्वेश्चन, यस डीआरटी कैन हियर ऑल क्लेम्स रिलेटेड टू बैंकिंग डिस्प्यूट्स। समझिएगा चीज को, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि डीआरटी में केवल रिकवरी से संबंधित मसले जो है वो जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, कोई कस्टमर है जो कि जिसने लोन लिया हुआ बैंक से, और वो लोन एनपी में कन्वर्ट। अब बैंक जो है वो उस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहता है, और कस्टमर के द्वारा यहाँ पर एक अपील की है अगेंस्ट बैंक एक्शन। तो ये मुद्दा कहाँ जाएगा? डीआरटी। ठीक है, तो डीआरटी में सुना जाएगा। तो यहाँ पर डीआरटी में ब्रीच और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज से संबंधित केसेस नहीं सुने, केवल रिकवरी से संबंधित मसले सुने जाते हैं, और वो भी अबव 20 लाख, 20 लाख से ऊपर के केसेस को ही सुना जाता है। नो, डीआरटी कैन नॉट हियर क्लेम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है। ओनली बोथ पार्टीज एग्री टू इट, गलत। यस, बट ओनली आफ्टर लिविंग टू द सिविल कोर्ट। नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डीआरटी के द्वारा जो भी केसेस सुने जाते हैं साथियों, वो एक तरह से जो भी जजमेंट दिए जाते हैं, जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं, वो इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट ही होते हैं। डिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है डीआरटी में। इक्विवेलेंट टू होता है लगभग, आप बोल सकते हैं कि आपके जज के बराबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिसाइडिंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए एक रिकवरी ऑफिसर भी होता है वहां पर। और अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल सेक्शन से ही आता है। तो ये सारी बातें हैं। देश में डीआरटी की संख्या 39 है, डीआरईटी टोटल 5 है। और किसी भी ऑर्डर या जजमेंट जो कि डीआरटी के द्वारा दिया गया है और उसे कस्टमर अगर चैलेंज करना चाहता है, तो उसके लिए जो कोर्ट है उसे बोलते हैं डीआरईटी, डेट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल। इनके बारे में जानकारी दी गई है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जब आप डीआरटी के बारे में पढ़ते हैं। तो कितनी सारी बातों को आपको रिकॉल करना जरूरी है, और कितने तक के केसेस, अब 20 लाख तक के केसेस ही डील किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एग्रो फाइनेंस बैंक स्पेशलाइजेस एग्रीकल्चर लोन्स। दे आर प्लानिंग टू सिक्योरिटाइज अ पोर्टफोलियो ऑफ देयर लोन्स टू फ्री अप कैपिटल देयर पोर्टफोलियो इंक्लूड्स। देखिए, एक बैंक है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। इसके द्वारा एग्रीकल्चर लोन आमतौर पर दिए जाते हैं। इसका स्पेशलाइजेशन इसी क्षेत्र में है, और वो प्लान कर रहे हैं कि अपने लोन पोर्टफोलियो को सिक्योरिटाइज करें। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको सिक्योरिटाइजेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? सिक्योरिटाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जहां पर बैंक के द्वारा अपने एक प्रकार के लोन को एक जैसे लोन पर, जैसे जिस पर इंटरेस्ट रेट एक जैसा हो, रिस्क एक जैसा हो, उसकी मैच्योरिटी एक जैसी हो, इनको पूल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और फिर इनको ट्रांसफर किया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। एक कंपनी होती है, एक एंटिटी होती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है
कि वो अपने इस लोन को सिक्योरिटाइज करना चाहते हैं और अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना। जैसे ही इस पूल ऑफ एसेट को एसपीवी को ट्रांसफर किया गया, वो एसपीवी बैंक को इसके बदले में कैश ट्रांसफर किया, इससे बैंक की अपनी लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे एमआरआर, एमएचपी कंडीशंस हैं, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है और एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वन बाय वन करके पहले बैंक के लोन पोर्टफोलियो को समझना। A set of 50 agriculture loans, each with an original maturity of 18 months. The total book value of these loans is 10. ठीक है। A set of 30 agriculture loan, each with an original maturity of 30 months. देखिए अलग अलग टेन्योर के लोन है यहाँ पर और उनकी बुक वैल्यू अलग। A few bullet repayment. बुलेट रीपेमेंट का मतलब है कि लोन लिए गए हैं और उन्हें उसका भुगतान एक बार में किया जाता है। बुलेट पेमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम वन टाइम में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर देते हैं। आमतौर पर गोल्ड लोन में ऐसा। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन, असल में क्वेश्चन क्या है आप पता चलो। बेस्ड ऑन द एमआरआर गाइडलाइंस, किस पर? एमआरआर गाइडलाइंस पर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू मस्ट एग्रो फाइनेंस बैंक रिटेन फॉर द सेट ऑफ 50 एग्रीकल्चरल लोन्स विद एन 18 मंथ ओरिजिनल मैच्योरिटी। अब समझिएगा, यहाँ पर तीन पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर पहले वाले पोर्टफोलियो के बारे में बात की जा रही है, जहां पर एग्रो फाइनेंस बैंक के द्वारा सेट ऑफ 50 एग्रीकल्चर लोन दिए गए थे जिनकी मैच्योरिटी 18 मंथ की थी। अब ये किस प्रकार के लोन की कैटेगरी में आ रहा है? ये जो लोन है, ये लोन लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ वाली कैटेगरी में। ठीक है। लोन 24 महीने से ऊपर होता तो एक दूसरी कैटेगरी बनती है। लोन अगर आपका रेजिडेंशियल मॉर्गेज है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज है तो अलग कहानी होती है। ठीक है। अगर लोन आपका लेस देन 24 मंथ है तो यहाँ पर एमआरआर, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो 5%। अगर 24 मंथ से ऊपर का है तो 10%। अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज है तो यहाँ पर भी 5% है। एमआरआर क्या होता है? 1 करोड़ का लोन है, पूरा का पूरा लोन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते एसपीवी को, उसका कुछ हिस्सा हमें अपने बैलेंस शीट में मेंटेन करना है। जो हमने सिक्योरिटाइज किया वो हिस्सा एसपीवी के बैलेंस शीट में चला जाता है और बैंक की बैलेंस शीट से हट जाता है। अगर पूरा का पूरा ही लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो बैंक का रोल ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे आप? इसलिए बैंक को बोला गया है आरबीआई की गाइडलाइन के तहत कि आपको एक परसेंटेज अपना उस लोन में मेंटेन रखना है, जैसे आप स्किन इन द गेम वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाए। और इस नजरिए से इस प्रकार के लोन पोर्टफोलियो में जो एमआरआर होगा, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, एमआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। ये कितना है? 5%। सही जवाब क्या है? 5%। अगर ये 24 मंथ से ऊपर की मैच्योरिटी होती है तो कितना होता है? 10%। अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज होता तो कितना होता? 5%। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा सवाल है सर से, थर्ड क्वेश्चन। मिस्टर राजेश वांट्स टू एक्यूमुलेट 2 लाख आफ्टर 6 इयर्स। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% का है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट टुडे? आप समझिए ये क्या बता रहा है सवाल। ये सवाल आपको बता रहा है कि आपको फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। अगर आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर 8% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आज आपने क्या इन्वेस्ट किया ये जानना है, प्रेजेंट वैल्यू पता है। एक तरह से यहाँ पर क्या पता करना है आपको? प्रेजेंट वैल्यू, कि आज आप इतना इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में आपको उतना मिलेगा इस इंटरेस्ट रेट और इतने वर्षों के। आज क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? जिसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, और या फिर इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। याद रखिए एग्जाम में खूब क्वेश्चंस बने पिछली बार इस पर। डिस्काउंटिंग हर एक शिफ्ट में। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में आपको जो मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को पता करना। फॉर्मूला क्या होता है? तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला समझ लीजिए। फ्यूचर वैल्यू आपके पास आपको पता करनी है, प्रेजेंट वैल्यू जो है 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एन नंबर ऑफ ईयर। अब हमें क्या पता करना है? हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ आ गई, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। इस तरह से मैंने ये लिखा है फॉर्मूला, आपको उसी तरह से कैलकुलेशन भी करना होगा। ये फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख।
और 1+r, r क्या है, r है 8%। 8% को आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। और n कितना है, n ईयर है यानी कि 6। ठीक है, ये हिस्सा जो होता है इतना हिस्सा ये कहलाता है PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आपको इसे ही ऐसे ही कैलकुलेट करना है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.08 इज टू द पावर ऑफ 6, सिंपली 2 लाख 1.08 रेज टू द पावर 6। तो आप कैलकुलेटर से फटाफट ये कैलकुलेट कर लेंगे, 1.08 रेज टू द पावर 6 की क्या वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई उस वैल्यू को आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, तो इतना कैलकुलेशन अलग करना है आपको, और फिर उसे 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो यहाँ पर वो आएगा आपको 1,27,600 के करीब। तो 2 लाख आपको 6 साल बाद मिल रहा है, उसके आज आज अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, समझे आप। यानी कि आपको 6 साल बाद इस इंटरेस्ट रेट पर इतनी वैल्यू मिल गई, और इस 2 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, आज की वैल्यू है 1,27,600। एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई। सबसे पहले देखिए, एनपीसीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर एनपीसीआई को स्टैब्लिश किया गया, तो ये तो सही जवाब है। आईडीआरबीटी जो कि देश में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए बैंकिंग सेक्टर में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा स्थापित किया गया था। सरसाई, सरसाई जो आपका CKYCR होता है, यानी कि सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, ठीक है, तो ये CKYCR होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है, सरसाई उठाता है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि जो सही जवाब नहीं है वो क्या है, ये। SPMCIL क्या है, SPMCIL, SPMCIL जो है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बॉडी है। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत हैं, एक तो सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। आंसर क्या होना चाहिए, सी एंड डी, इन दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ना कि आरबीआई के। तो आंसर सी एंड डी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 5वां, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में है, कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सवाल है। Which of the following best describes the primary objective of creating a sinking fund। अब समझिए sinking fund क्या है, ये सब हम कहां से पढ़ रहे हैं, ये सब जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल दिया गया होम लोन से संबंधित उससे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर डिस्कस की जाए। सिंकिंग फंड क्या होता है, मान लीजिए एक कमर्शियल बिल्डिंग, एक कमर्शियल बिल्डिंग है सी, अब इसको जो भी ओनर है उसने रेंट पर उठा लिया, रेंट पर उठा दिया उसने, अब ये रेंटेड हो, तो रेंट से उसकी इनकम जनरेट होगी, इसके ओनर की इनकम जनरेट। इस बिल्डिंग की जो लाइफ थी वो कितनी थी, वो मान लेते हैं 30 साल, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स मतलब लाइफ क्या है कि मेंटेन रखना। ये अमूमन देखा जाए तो जो हमने मेहनत की और मकान को बनाया तो उसकी लाइफ कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन समय के साथ वेयर एंड टीयर के कारण डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगा, जो ये इनकम जनरेट कर रहा है। अब इस इनकम से अगर हम या फिर जो ओनर है वो कुछ फंड निकालता रहे और इसकी मेंटेनेंस के लिए मेंटेन करे, ऐसा समझिए। 30 साल बाद ये एक तरह से देखा जाए बिल्डिंग जो है ये रेंट इनकम जनरेट करना बंद कर देगी, क्यों, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि जर्जर हो चुका है, कंस्ट्रक्शन खराब हो चुका है, वेदर के कारण, मिट्टी के कारण, दूसरे कंडीशंस के कारण। तो सिंकिंग फंड वो फंड होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसे असेट्स को वापस एक तरह से रेजुविनेट करने के लिए, जिसकी मदद से वो वापस अपनी इनकम को जनरेट करना शुरू करें। ठीक है,
टू मेंटेन लिक्विडिटी फॉर मीटिंग डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द बिल्डिंग, नहीं। ensure availability of funds for periodic maintenance and small repairs। यहाँ पर इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको लगेगा कि सही बात है, यहाँ पर पीरियडिक मेंटेनेंस और स्मॉल रिपेयर्स के लिए हम एक फंड्स की बात कर रहे हैं, उसे सेविंग फंड। to accumulate funds systematically for the replacement or major renovation of the building its key assets at the end of the useful life। भाई 30 साल बाद ऐसे तो नहीं बिल्डिंग जमी दोज हो जाएगी, बिल्डिंग रहेगी लेकिन उसका इस्तेमाल या फिर वो इनकम जनरेट नहीं करेगी। तो उस फंड की बात की जा रही है जिस फंड का इस्तेमाल करके इसको पुनर्जीवन दिया जाए और ये वापस अपनी इनकम को जनरेट करना चाहिए। दिस इज नोन एज सिंकिंग फंड। ठीक है, इसे सिंकिंग फंड का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की नजर से काफी खास है। अब जैब क्रैश कोर्स एग्जाम तो नवंबर से शुरू है, काफी करीब आ चुके हैं। इस टाइम पर आपको जरूरत है एक ऐसे क्रैश कोर्स की जिसकी मदद से आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आपको जीआईबी क्रैश कोर्स नवंबर 2025 में टेस्ट सीरीज मिल रहा है मात्र 1499 में, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये ऑफर 27 अक्टूबर तक ही वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शनिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन आरएमएल इन इंडिया। रिवर्स मॉर्गेज लोन किसके लिए शुरू किया गया? सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये स्कीम जो है, एक प्रकार की स्कीम के तहत, और इस स्कीम को नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, एनएचबी के। वन बाय वन करके सारे ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। इन रिवर्स मॉर्गेज द बोरोवर रिसीव्स, बोरोवर जो है यानी कि जो सीनियर सिटीजन है ना, कौन? सीनियर सिटीजन रिसीव्स पीरियोडिक पेमेंट्स फ्रॉम द लेंडर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्लॉट। कोई कपल है जिसकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर की है और एज इट इज देखा जाए तो कोई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पुरानी पेंशन चल रही है उनकी, उनके पास वही मकान। इस स्कीम के तहत वो इस मकान को रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हैं और बैंक से उनको पीरियोडिक पेमेंट रिसीव होती रहेगी। वो मंथली ले सकते हैं या फिर लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। The borrower retains ownership and possession of the property during his lifetime। बिल्कुल, जो borrower है उसी के पास ओनरशिप रहती है उसके लाइफ टाइम तक और पोजीशन में रहता है जब तक वो उसे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मूव ना कर जाए, ठीक है, या फिर डेथ ना हो जाए। तो ये ऑप्शन भी एकदम सही है। The loan amount under reverse mortgage is influenced by factors such as the borrower's age, property value and expected longevity। सही बात, ये बात भी एकदम परफेक्ट है। The income received through the reverse mortgage is treated as the income from house property under the income tax act। बिल्कुल भी नहीं, ये एक प्रकार का लोन है, ये हाउस प्रॉपर्टी, इस पर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बट फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ क्यों नहीं सही? देखिए स्टेटमेंट फोर्थ फॉल्स है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर रिवर्स मॉर्गेज इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, इट इज लोन hence not taxable under the income tax act। ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे थे सरसाई। ये जो बॉडी है ये एक तरह से ऑथराइज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CKYCR को मेंटेन करने। इसकी स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई? यही सवाल आपसे पूछा। द कंपनी एक्ट 2013, द सार्फेसी एक्ट 2002, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट बताओ। तो साथियों सही जवाब क्या होगा? तो करेक्ट आंसर, देखिए बहुत से लोग आंसर करेंगे कंपनी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लेकिन करेक्ट आंसर है सार्फेसी। सार्फेसी एक्ट का जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20, इसके तहत इस संस्था की स्थापना की। संस्था है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। बात कर रहे हैं सरसाई की। तो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, CKYCR, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ KYC रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स
in the financial sector of India. It was established to ensure that once a customer, एक कस्टमर के द्वारा अगर किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना केवाईसी दिया गया है तो हर एक अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में केवाईसी देने की जरूरत नहीं है, वो इस सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर हो गया। इसके द्वारा लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ, यानी कि सरसाई के द्वारा ही CKYCR को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, which of the following would typically be considered irrelevant while conducting an annual credit rating review of a borrower? आप समझिएगा, किसी एक बोरोवर की एनुअल क्रेडिट रेटिंग जब की जा रही है, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से फैक्ट्स जिनको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है। पहली चीज तो बोरोवर की रीपेमेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल पिछले वर्षों की जो भी रीपेमेंट हिस्ट्री है उसे कंसीडर किया जाएगा क्रेडिट स्कोर निकालते समय और क्रेडिट वर्दीनेस को मापने के लिए। कंप्लायंस विद टर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, सही बात है। बोरोवर की एज और उसके मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी कवरेज अगेंस्ट द लॉ, ABD सही है, जबकि C ऑप्शन गलत है। एज और मैरिटल स्टेटस सही मायने नहीं। दिवाली ऑफर आपके लिए अभी भी ओपन है साथियों, और आपके पास बहुत ही अच्छा ऑफर है जिसके तहत आप पा सकते हैं सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर अप टू 60% तक ऑफ। 27 अक्टूबर तक ये ऑफर चल रहा है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके JIB एग्जाम से संबंधित क्या है, JIB महापैक आपको एनरोल करिए। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ में अवेलेबल है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2499 में, 12 मंथ 3599 एंड 24 मंथ 5599। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि सभी पेपर्स का एक्सेस मिलता है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन बैच से लेकर क्रैश कोर्स तक के बैचेस, एक बार अपने आप को एनरोल कर लीजिए, दोबारा किसी बैच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मॉड्यूल वाइज DPP, क्लास नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट सब आपको मिल जाता है। क्रैश कोर्स आपके 2 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उस पर पूरी तरह से बेस्ड है। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है विद इंपॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज मात्र 1499 में। इससे बेहतर क्या हो सकता है। RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समर्थ RBI ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 2026 के लिए आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1899 में नॉर्मल प्राइस, और प्रो प्राइस है 3399। अगर हम बात करें बुक्स की तो JIB बैंकर्स एसेट ऑफ बुक्स JIB एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। 1224 में उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है आपके लिए JIB_CAP by भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। आप सभी साथियों को जो भी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और सेशन पसंद आया तो लाइक करिए जरूर, शेयर करिए साथियों को, और चैनल को ज्वाइन करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मुलाकात होगी कल फिर सेम टाइम पर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।